Hello, friends. Good morning to all of you, and welcome in Pathway Institute for Life Sciences. और जैसा कि आप लोगों को मैम ने इन्फॉर्म कर ही दिया होगा कि हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आप लोगों का जो बीएससी में जो बायोटेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जिसको बच्चे ऑप्ट करते हैं, ठीक है। उसका जो एनईपी के थ्रू जो चल रहा है, यानी कि जो सेमेस्टर वाइज जो चल रहा है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का, उसको हम लोग कंप्लीट यहाँ पे कवर कवर अप करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम पहले ये समझेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने जो सिलेबस में जो रिफॉर्म्स लाया है, ठीक है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का, वो क्या क्या लाया है, क्या क्या पेपर्स हैं सेमेस्टर में, और किसको किस तरीके से पढ़ना है, ये सब सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। क्लियर है? तो जैसा कि ये फर्स्ट आप लोग देख रहे हैं कि जो सिलेबस है, ये जो सिलेबस हम बायोटेक का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये कहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। एक पहली चीज तो यूपी के जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, यूपी के जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, और इसके जो एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, वहां पे अगर बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो वहां पे ये सब्जेक्ट रन होंगे, ठीक है, कॉलेजेस में भी और स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी। ओके, क्योंकि ये जो सिलेबस है, ये एक्चुअली यूपी गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन से ड्राफ्ट किया गया है। ओके, तो देखते हैं कि इसमें है क्या। तो सेमेस्टर वाइज अगर देखेंगे तो जैसा आपको पता है कि जूलॉजी होता है, बॉटनी, केमिस्ट्री, बच्चे ज्यादातर इस चीज को प्रायोरिटी देते हैं, बट इसके साथ एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोई एक छोड़ के आप बायोटेक ले सकते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी ले सकते हैं, या बायोकेमिस्ट्री ले सकते हैं, या इन्वायरमेंटल साइंस ले सकते हैं। ये मतलब वेरियस और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जिसमें से दो के साथ एक इसको भी ले सकते हैं। तो इसमें हम लोग जो फोकस करेंगे, ये बायोटेक पे फोकस करेंगे, ठीक है। बायोटेक का जैसे ये था कि अगर आप ले रहे हैं इन दोनों सब्जेक्ट के साथ, तो इसमें आपको तीनों साल तक पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो इसमें जो फर्स्ट ईयर है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में पहले क्या होता था कि जो बीएससी का एग्जाम होता था एनुअली होता था, लेकिन अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, इसके थ्रू इन्होंने क्या कर दिया है कि फर्स्ट ईयर में दो सेमेस्टर होगा, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर, और इसमें एक ही पेपर बायोटेक्नोलॉजी का पढ़ना है, और इसमें भी एक ही पेपर बायोटेक्नोलॉजी का पढ़ना है। जैसे देखो, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, एक ये बायोटेक्नोलॉजी का थ्योरी पेपर है और एक प्रैक्टिकल है। देखो, टी का मतलब क्या होता है, थ्योरी, पी का मतलब प्रैक्टिकल। तो जो फर्स्ट ईयर में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, वो सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स है, ठीक है, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स है, और इसी का प्रैक्टिकल भी आप लोग करेंगे फिर। बाकी जो सेकेंड ईयर है, सॉरी, फर्स्ट ईयर का जो सेकेंड सेमेस्टर है, ठीक है, उसमें जो थ्योरी पेपर होगा वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, और इसकी प्रैक्टिकल होगा। यानी कि ऐसे ही आपका जूलॉजी में भी है, केमिस्ट्री में भी है, बॉटनी में भी है। अब सब में क्या है ना कि आपको एक पेपर पढ़ने पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। यानी कि अगर आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मान लो कि आपने जूलॉजी लिया है और बायोटेक लिया है और एक केमिस्ट्री लिया है, तो जूलॉजी का एक पेपर पढ़ेंगे, बायोटेक का एक पेपर पढ़ेंगे, और केमिस्ट्री का एक पेपर पढ़ेंगे। ये तीन पेपर आपको पढ़ना होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी का ही हम बता रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में ये वाला पेपर पढ़ेंगे, वैसे ही गवर्नमेंट ने जूलॉजी और केमिस्ट्री, बॉटनी, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी सिलेबस डिफाइन कर रखा है। तो ये जो आपका जो पेपर है, ठीक है, वो एक्चुअली देख लें हम लोग। जैसे फर्स्ट ईयर में आपको एक थ्योरी पेपर पढ़ना है, और सेकेंड सेमेस्टर में एक थ्योरी पेपर पढ़ना है। सेकेंड ईयर में जब जाएंगे, तो यानी कि थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, और थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर के लिए रहेगा। तो थर्ड सेमेस्टर में जो एक पेपर है थ्योरी, उसको बायोकेमिस्ट्री एंड बायो केमिकल टूल्स है, ये है, और इसका प्रैक्टिकल है। फोर्थ सेमेस्टर में भी आप देखेंगे कि एक थ्योरी पे और एक प्रैक्टिकल है। लेकिन जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे, तो थर्ड ईयर का मतलब क्या हो गया, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर। तो फिफ्थ सेमेस्टर में आपको दो थ्योरी पेपर पढ़ने पड़ेंगे,
क्योंकि देखो थर्ड ईयर की तरफ हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन होने लगता है, एक सब्जेक्ट हमको ड्रॉप करना पड़ता है, तो वो करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ थ्योरी पेपर बढ़ जाते हैं। एक जो पेपर होगा थर्ड और क्या बोलते हैं कि फिफ्थ सेमेस्टर में, वो बायोस्टैटिस्टिक्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स का होगा। दूसरा जो थ्योरी होगा वो एनिमल एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है, और इसी का कंबाइन करके आपका एक तरीके से प्रैक्टिकल होगा। अब वैसे आप सिक्स सेमेस्टर जो कि फाइनल ईयर का होता है, उसमें आप देखेंगे कि एक थ्योरी पेपर होगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का, और एक होगा फूड बायोटेक्नोलॉजी का, और ये आपका प्रैक्टिकल होगा। अभी तक देखो सेंट्रल लेवल पे जो एनईपी जो चल रही है उसमें 4 साल का प्रोग्राम होना चाहिए बीएससी का, बट अभी यूपी में 3 ईयर तक का ही प्रोग्राम ऑफर है। और जैसे एक पहले स्लाइड में फर्स्ट मैंने एनईपी के बारे में डिस्कस किया था और बताया था कि अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके छोड़ दे रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट क्या मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट कोर्स इन टूल्स एंड टेक्निक ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। मतलब 1 साल कंप्लीट करेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर 2 साल कंप्लीट करके छोड़ रहे हैं तो डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल अगर कंप्लीट करके छोड़ रहे हैं तो मतलब 3 साल तो कंप्लीट ही हो जाएगा, तो क्या मिलेगी, डिग्री मिलेगी बैचलर ऑफ साइंस के। यानी कि पहले क्या था ना कि एक बच्चे अगर 1 साल करके छोड़ दे रहे हैं तो फिर वो फेल बोला जाता है कि यार यार वो तो फेल हो गया, उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला। बट यू विल गेट सर्टिफिकेट, अगर 1 साल करके आप छोड़ रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अगर 2 साल तक कर रहे हैं उसके बाद किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो डिप्लोमा, नहीं तो 3 साल करेंगे तो बैचलर की डिग्री मिलेगी ही मिलेगी। इसके साथ एक और खास बात है कि अगर मान लो आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट किए और फिर 2 साल तक छोड़ दिए, फिर अगर आके आप ज्वाइन करना चाहते हो तो सेकेंड ईयर में आप एडमिशन लोगे, ऐसा नहीं कि मतलब शुरू से लेना पड़ेगा। मतलब आप जैसे स्टूडेंट्स को ड्रॉप आउट स्टूडेंट बोलते हैं, ये एनईपी में एक तरीके से खास बात इसकी है फिर, ठीक है। एनीवे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है। तो जैसा मैम ने आप लोगों को बताया कि हम लोग इसको पूरा कवर कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का, इसका रीजन ये था ना इसको चूज करने का, क्योंकि बायोटेक कहीं ना कहीं देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल साइंस का कुछ पोर्शंस, ठीक है, ये लेते हुए आगे बढ़ा है एक तरीके से, और इसका बहुत सारा जो कंटेंट है ना वो आगे जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या फिर पीजी इंट्रेंसेज है, ठीक है, उसके बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है, उसको उसमें ज्यादा ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो नॉट फॉर ओनली बीएससी, अगर आप किसी और चीज की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं जस्ट लाइक योर गेट बी हो गया या फिर सीयूईटी हो गया, या फिर एक आईटी एग्जाम की बात कर रहे हैं, एनसीबीएस की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी ये काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो और बेसिक इसमें हम नाम इसका बीएससी का इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम लोग जो फॉलो करेंगे ना, ये स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे इसका बीएससी का जो सिलेबस है, बस इसके साथ साथ हम लोग पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे कि आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, किस तरीके से करना है। प्लस ये बताएंगे कि अगर मान लो शॉर्ट आंसर है तो कितना लिखना है, अगर लॉन्ग आंसर है तो कितना लिखना है, ठीक है। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक रहिएगा, क्योंकि अभी तो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और फिर ये बताएंगे ना कि ये अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो आपको कहाँ कहाँ मतलब हेल्प मिल सकती है, किस किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प मिल सकता है, और उसका आप सिलेबस देख के उसके बारे में प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये तो ओवरव्यू मैंने दे दिया था ना कि ये पेपर्स हैं पढ़ने को। अभी हम लोग जो सीरीज जो लॉन्च कर रहे हैं इसमें क्या है कि ये सिर्फ जो फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, क्योंकि इस समय ये चीज चल रहा है, बच्चे हो सकता है जैन तक एग्जाम दें या फेब तक, तो हम लोग इसमें ये पूरा जो है ना सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये हम लोग पूरा कंटेंट लेक्चर में अपलोड करेंगे, बताएंगे अच्छे से, प्लस इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग इसको एक तो डिस्ट्रीब्यूट करिए उन बच्चों को जो खास तौर से जुड़े हुए हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, उनको बहुत ही हेल्प मिलेगी। और उनसे आप बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना रिस्पांस दें, जिससे क्या होगा ना कि हम लोग फर्दर जो है उसमें जो भी कमियां किसी तरीके का बच्चों को मतलब डाउट्स हो रहा है तो उसको हम लोग अच्छे से इंप्रूव कर पाए, ठीक है। सो योर कमेंट इज वेरी नेसेसरी। चलो तो फिर अब ये वाला जो है ना इसको हम लोग देख लेते हैं, हम ओवरव्यू बताते हैं कि कौन कितना किस चीज को कवर करेगा। ओवरऑल जो सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स है ये कवर किया जाएगा विशाखा मैम द्वारा और मेरे द्वारा कुछ कुछ पोर्शंस। इस पे हम लोग देख लेते हैं कि ये ओवरऑल है क्या। तो जो फर्स्ट जो पेपर है आपका इसका क्या मैंने बोला था कि सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ठीक है। सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में आप देखोगे ना कि एक दो
3 4 5 6 7 8 8 यूनिट है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि एक जो पेपर होता है ना, थ्योरी पेपर, वो 4 क्रेडिट्स का होगा और लगभग 60 घंटे मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, उसी के हिसाब से यूनिट वाइज क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा। जैसे आप देखो कि इसमें जो हम लोग बनाएंगे ना, इसमें 2 लेक्चर, इस पूरी यूनिट में 2 लेक्चर हम लोगों के जाएंगे, और सेकेंड यूनिट में 8 लेक्चर जाएगा, और इसमें आपका 9 लेक्चर जाएगा, इसमें 9 लेक्चर, इसमें 7 लेक्चर, और वैसे ही इसमें 8 लेक्चर जाएगा, इसमें 8 और इसमें 9। तो इसमें देखो फर्स्ट वाला जो पोर्शन है, इंट्रोडक्शन एंड ह्यूरी इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी साइंसेस, और इसका स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन स्कॉलर्स, मतलब इंडियन जो साइंटिस्ट थे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो टॉपिक है ना, इसको मैं कवर करने वाला हूँ यूनिट फर्स्ट, और यूनिट सेकेंड जो है वो विशाखा मैम कवर करेंगी, थर्ड भी विशाखा मैम कवर करेंगी, फोर्थ भी विशाखा मैम कवर करेंगी। ठीक है, और उसके बाद फिफ्थ भी विशाखा मैम कवर करेंगे। तो ये जो 2 3 4 5 ये यूनिट है, विशाखा मैम कवर करेंगी। और फर्स्ट के बाद ये हम लेकर आएंगे कि मेंडेलियन और नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स, इसके बारे में मैं देखूंगा, मैं इसको कवर करूंगा। और लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ये भी मुझे ही कवर करना है। एंड लास्ट वन जो साइटोलॉजिकल जो टेक्निक्स है, वो भी मैं कवर करूंगा। क्लियर है? तो जो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इस पे आप हम अपलोड करेंगे, आपका इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल साइंसेस। तो ये बहुत ही ब्रीफ है। ठीक है, 2 लेक्चर इसमें जाएंगे, और इसमें जो मैम है वो आपको सेल के बारे में बताएंगे कि सेल थ्योरीज क्या थी, और एनिमल प्लांट सेल्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, बैक्टीरियल सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, प्लस जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्पेशली ये डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट ये वाली यूनिट है वो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बता रहा है कि एक सेल में जो ऑर्गेनल्स आते हैं, जैसे लाइसोसोम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, इसके बारे में डिटेल आपको बताएंगी मैम। और ये भी बताएंगे ना कि इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जो कि मतलब सीयूईटी या फिर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं, उसको भी वो हाईलाइट करके बताएंगे कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता ही है क्रोमोसोम्स काफी इंपॉर्टेंट, मतलब एक यूनिट है। इसमें भी क्रोमोसोम्स का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम लोग देखेंगे। उसमें जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है किस तरीके से पैक्ड होता है, ये आप नेक्स्ट देखेंगे कि म्यूटेशंस अगर हो रहा है, ठीक है, तो क्या कर रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर ओनली योर सिलेबस, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो हम लोग काफी इन डेप्थ तक पढ़ाते हैं, बट आपको कितना पढ़ना है वो हम लोग लिमिट करके इसमें बताएंगे कि आपको इतना ही पढ़ना है, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये है आपका सेल साइकिल, जो कि एक तरीके से बोल सकते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। इससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे एकेडमिक्स में, रिटर्न जो हो रहे हैं फिर। और मेंडेलियन और नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स हम देखेंगे। इसमें आपको मेंडल वाला जो जेनेटिक्स है, ठीक है, जिसमें मेंडल ने जो रूल दिए थे उसको बहुत सारे जो फॉलो कर किया जाता है, जो ट्रेड्स फॉलो करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। और जो मेंडल के नियमों को पालन नहीं करते हैं, बेसिकली जो लिंकेज की वजह से उनका जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स में देखेंगे। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का देखेंगे, मेंडेलियन और नॉन मेंडेलियन। बट उससे पहले हम लोग एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे कि जो जेनेटिक्स की जो स्टार्टअप होता है वो कैसे होता है। ठीक है, मेंडल भाई साहब किस तरीके से अपना पूरा काम करते हैं, फिर लगभग काफी सालों तक उनके काम को कोई मतलब वेटेज नहीं मिलता है। फिर 3 साइंटिस्ट जो आते हैं, शेरमार्क, हॉल, कॉलिंस, और वो किस तरीके से मतलब रीडिस्कवर करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। और फिर जब 1900 के बाद वाली जो एरा है, ठीक है, जिसमें टीएस मॉर्गन आते हैं, बाकी लोग आते हैं, तो लिंकेज की जब डिस्कवरी होती है, तो वो आपका नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स या उधर एक तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, ये सब सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो ये भी एक तरीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे इवोल्यूशन का कुछ पार्ट दे दिया गया, इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स, हार्डे विनबर्ग जो इक्वेशन होता है उसको भी हम लोग डिटेल देखेंगे। हार्डे विनबर्ग इक्वेशन समझो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है अगर आप बायोलॉजी से हैं। और फिर ये इसमें कुछ साइटोलॉजिकल टेक्निक्स की बात बोल रहे हैं। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप पे हमारे 1-2 वीडियो लेक्चर्स भी पढ़े हैं, आप लोग देख सकते हो। बट इसमें फिर हम समझाएंगे, आपको अच्छे से दिखाएंगे, अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, माइक्रोटोम क्या होता है, सेक्शनिंग के लिए बेसिकली यूज करते हैं। कैरियोटाइपिंग न्यूक्लियस की अगर मान लीजिए हम लोग स्टैनिंग कर रहे हैं, क्रोमोसोम बाइंडिंग देखेंगे, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन और फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, ये भी इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्रोमोसोमल पेंटिंग हो गया, और फ्लोरेसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग जिसको हम फैक्स बोलते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग ये जो पूरा जो
कर रहे हैं कवर, इसमें हम देखो 2 डायमेंशंस लेके चलेंगे। पहला डायमेंशन ये होगा कि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्या-क्या पूछे जा सकते हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और कहाँ-कहाँ पूछे गए हैं, ठीक है? दूसरा डायमेंशन, इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर आपके क्या बोलते हैं एकेडमिक एग्जाम में पूछा रहा है तो उसको कैसे लिखेंगे, किस-किस पॉइंट को लिखेंगे, ठीक है? और किसको-किसको हाइलाइट करना है, जिसको हम लोग आई कैचिंग भी बोलते हैं कि उसको देखते ही सामने वाला एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ, इस बच्चे को पूरा पता है। उसमें कीवर्ड्स होते हैं, उसको आप लिखोगे तो सामने वाला जो इवैल्यूएट कर रहा है उसको खुद पता चल जाएगा कि नहीं इसके बच्चे के बारे में बच्चों को इसके बारे में पता है। तो ये 2 डायमेंशन होगा, पहला एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा आपका एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। और तीसरी जो प्लस चीज है कि आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? आप प्रैक्टिस कर रहे हो लिख के, दैट इज वेरी गुड, बट आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा कि आप उससे भी कुछ आइडियाज ले सकते हो। क्लियर है? तो ये तो हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का डिस्कस किया कि मैम किस चीज को हैंडल करेंगे, मैं किस चीज को हैंडल करूंगा, देखूंगा। इसके अलावा अब आप कहोगे कि सर बायोटेक्नोलॉजी मैंने चूज तो कर लिया है, मुझे फायदा क्या होगा? तो देखो फायदा 2 तरीके का है। पहली चीज तो आप ये मान के चलो कि जॉब के प्रोस्पेक्टिव से या एजुकेशन के प्रोस्पेक्टिव से। तो देखो जॉब के प्रोस्पेक्टिव से तो अभी मैं नहीं करूंगा, उस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि आपको कहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब के प्रोस्पेक्टिव से। बट हाँ, आप अभी बीएससी कर रहे हो तो बीएससी के बाद जो इंडिया के जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, या यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे कैसे जाओगे बायोटेक्नोलॉजी को एक तरीके से स्ट्रॉन्ग करके, वो चीज मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। यानी कि बीएससी तो आपका यूजी प्रोग्राम है, पीजी प्रोग्राम प्लस पीएचडी प्रोग्राम के लिए आप वहां से आपको ये हेल्पफुल होगा। तो देखो ट्रेडिशनल जो जूलॉजी बॉटनी, अब जूलॉजी बॉटनी का भी आप उठा के देख लीजिए, उसमें भी जो एनईपी के थ्रू जो सिलेबस जो डाला गया ना, वो कहीं ना कहीं ये मैच करेगा इससे आपका, ठीक है? यानी उसको भी काफी चेंज कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया अकॉर्डिंग टू नीड, मतलब आज के टाइम पे जो चीज चाहिए उसमें, वो उसमें ऐड कर दिया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ये बच्चे ज्यादा सक्सेसफुल देखने को मिलते हैं जिनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या बायोकेमिस्ट्री रहा हो या माइक्रोबायोलॉजी रहा हो या बायोटेक्नोलॉजी रहा हो। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं गेट बी की, तो गेट बी एक तरीके से बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को प्रियोरिटी दी जाती है। दी क्या जाती है मतलब वो बच्चे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना अच्छे से उस चीज को वो लोग पढ़े होते हैं और कहीं ना कहीं इसमें उनको फायदा मिलता है। तो ये गेट बी के बारे में आप लोगों को नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बता दूं, ये पीजी इंट्रेंसेस के लिए होता है, ठीक है? और इसका तो एग्जाम पैटर्न डिटेल दे रखा है कि 3 घंटे का होता है, एनटीए कंडक्ट कराता है, ठीक है, फॉर एडमिशन ऑफ एमएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस प्रोग्राम। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसके थ्रू, ओके, इसके थ्रू आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? और ये आपका है कि ओके गेट बी के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। अभी देखो 34 यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गेट बी के थ्रू एडमिशन लेगी, मतलब एडमिशन देगी बच्चों को, ठीक है? तो एक देखो एक गेट का एग्जाम होता है, गेट एक्सेल, दैट इज टोटली डिफरेंट, ठीक है? और ये आपका क्या है, गेट बी है। गेट बी बेसिकली बायोटेक का आप देख रहे हैं कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गेट बी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, पीजी के लिए होता है, यूनिवर्सिटीज और बाकी चीज के लिए। लेकिन गेट जो होता है ना, वो आप एमटेक के लिए होता है, आईआईटीज और बाकी चीजों से, ठीक है? और इसको पीजी वाले स्टूडेंट भी देते हैं एक तरीके से। तो गेट बी बेसिकली जो बायोटेक्नोलॉजी वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, इस वो ज्यादा हेल्पफुल होगा उनके लिए। तो आप गेट बी की प्रिपरेशन में आपको हेल्पफुल मिलेगा। दूसरा है आपका जैम, ठीक है, ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, ये आईआईटीज कराती है। तो आईआईटीज में एमएससी के लिए देखेंगे कि ये देती है बेसिकली एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो आईआईटी जैम में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा। देखो आईआईटी जो कराती है वो बायोटेक्नोलॉजी के लिए कराती है, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो ये बायोटेक्नोलॉजी में आपको हेल्पफुल मिलेगा अगर बायोटेक आप कर रहे हो तो, ठीक है? अभी लेटेस्ट जो है इसका एडमिट कार्ड रिलीज होगा जनवरी में, और ये देख रहे हैं यहाँ पे डिटेल दिया गया है, उसकी साइट से मैंने डायरेक्ट लिया है। फेब सेकेंड 12 फेब को एग्जाम हो सकता है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, और ये आपका एडमिशंस वाली जो प्रोसेस है वो हो सकती है। तो पहली चीज तो गेट बी में आपको हेल्पफुल होगा, दूसरा जैम में भी आपको हेल्पफुल होगा, इसको भी आप भर सकते हो, इसके बारे में भी हम लोग गाइड करेंगे।
तीसरा आपका एनसीबीएस जो कंडक्ट कराती है, ठीक है, ये मैंने वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पे जाके आप लोग इस चीज को देख सकते हो, ठीक है। ये आपका पीजी में एडमिशन्स के लिए, पीजी प्लस पीएचडी के लिए एंट्रेंस कराता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग एंट्रेंस दे सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन, और काफी अच्छा होता है। एनसीबीएस टीआईएफआर करके आप देख डालिएगा, ये चीज दिखाएगा। इसमें भी आपको काफी बेनिफिट मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी अगर ऑप्ट कर रहे हैं तो। इनफैक्ट बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी तीनों चीज ऑप्ट करेंगे तो इसमें बेनिफिट मिलेगा, नो डाउट, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग कवर अप करेंगे, जो पढ़ाएंगे कि इसके कंपटीशन के लिए, तो इसमें जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो कहाँ कहाँ से हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, जो आप लोगों को पता होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जिसको बोलते हैं, सीयूईटी, ठीक है। तो सीयूईटी में भी हम लोग देखेंगे कि ये होता है कि इंडिया के जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कंबाइन होके एक एंट्रेंस कराती हैं, और उसके बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाता है। तो सीयूईटी का भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, सीरीज बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है, वो किस तरीके से हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो ये सब सारे तो मैंने अभी आपको बताया कि आपके एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो आप डायरेक्ट दे सकते हो, और अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी ऑप्ट किया है, या बायोकेमिस्ट्री ऑप्ट किया है, या माइक्रोबायोलॉजी ऑप्ट किया, तो ये बीएससी में आपको हेल्पफुल होगा। और हम बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें डिटेल बताएंगे, तो आप हम ये बताएंगे कि ये जो सिलेबस है, ये गेट बी में किस तरीके से हेल्पफुल करेगा, आईआईटी जैम में कैसे हेल्पफुल करेगा, एनसीबीएस टीआईएफआर में कैसे हेल्पफुल करेगा, और आपका सीयूईटी में कैसे हेल्पफुल होगा। ये जो कुछ अभी मैंने एंट्रेंस बताया, ये इंडिया के मतलब एक तरीके से टॉप एंट्रेंसेस है, जिसको आप क्वालिफाई करके इंडिया के बेस्ट यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, ठीक है, फॉर पीजी प्रोग्राम्स। तो ये आज तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहा, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है, कि इसमें क्या चीजें और हम लोगों को करनी चाहिए जिससे आप लोगों को हेल्प मिले, ठीक है, और आप लोग आगे बढ़े फिर, ठीक। और हम लोगों का नाम भी हो कि भाई एटलीस्ट कोई भी बच्चा अगर निकल रहा है हम लोगों के यूट्यूब चैनल से पढ़ के, तो हम लोग बहुत मतलब एक तरीके से खुश नसीब हुए कि आप लोग इस चीज को फॉलो किए और आप बढ़े, ठीक है। आपका पॉजिटिव फीडबैक बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो ये अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और जिस तरीके से आपका रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, जैसे होगा, फिर हम लोग उसके आगे इस चीज को उस डायरेक्शंस में लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये रेगुलरली आप लोगों का अपलोड होगा जो भी कंटेंट है, और बेसिकली अभी हम लोग ये पेपर लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को रेडी करूंगा, अपलोड मतलब आप लोगों की क्लास लूंगा, और मैम जो है इस चीज़ को लेके चलेंगे, ठीक है। उन बच्चों को आप लोग प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा जो बच्चे ये चीज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको फायदा डेफिनेटली इस चीज़ से मिलेगा, ठीक है। और आप लोग इसको सब्सक्राइब भी करवाइए, और इसको लाइक भी करवाइए, ठीक है, क्योंकि इससे हम लोगों को भी मोटिवेशंस मिलता है कि आप लोगों को अच्छे से और कंटेंट अपलोड करें, ओके। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मिलूंगा इसके साथ, ठीक है, कि इंट्रोडक्शंस एंड हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल साइंसेस, और इसका जो स्पेशल जो रेफरेंस होगा कि जो इंडियन स्कॉलर्स हैं, इंडियन स्कॉलर्स इसमें लिखा है ना, इसका मतलब जो इंडियन जो साइंटिस्ट हैं जिनका बायोटेक्नोलॉजी में कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, उनके बारे में बताना है, ठीक है। तो इसमें 2 लेक्चर होगा, और इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। आप लोग इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और पढ़िए अच्छे से, ओके। तो थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग, थैंक यू।